हाय बच्चों, मैं यूपीपीसीएल TG2 की तरफ से जितेंद्र सर आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यूपीपीसीएल टेक्निकल का सिलेबस पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट मैंने कल बनाया था जिसमें भाग 1 और भाग 2 थे। भाग 1 में आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल और मशीन था, जिसमें मैंने पूर्ण रूप से डिटेल के साथ पूरा विवरण दिया था। और इस वीडियो में आज मैं आपके सामने यहाँ पर पार्ट 3 पावर सिस्टम और इसके साथ साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन, मतलब पार्ट 3 और पार्ट 4 आज कंबाइंड है दोनों। और कल मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया था, मतलब 4 पार्ट मिला करके एक पार्ट पूरा आपका बनेगा जाके 150 क्वेश्चन का पूरा। ठीक है बच्चों, जब आपके पास सिलेबस रहेगा तो आप उस सिलेबस के आधार पर पढ़ाई कर पाएंगे। हमारा मानना है कि यदि आप हमारे इस सिलेबस को अपनी कॉपी पर पूर्ण रूप से लिखते हैं तो इसके आधार पर यदि आप पढ़ाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। और इससे संबंधित एग्ज़ाम से संबंधित क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मैंने पहले ही वीडियो में दिया था। उसके बाद इसका पार्ट 2 मैंने डाल रखा है। आप लोगों ने यदि पार्ट 2 नहीं देखा है तो हमारे वीडियो के इन स्क्रीन पर देखेंगे तो वहाँ भी मिलेगा और आई बटन पर भी ऊपर मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप पार्ट फर्स्ट इस सिलेबस का देख सकते हैं। टेक्निकल का सिलेबस है, यूपीपीसीएल में कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं वो सिलेबस है। अगर आपके पास सिलेबस रहेगा तो आप सिलेबस के आधार पर पढ़ेंगे। जब आपके पास सिलेबस ही नहीं रहेगा तो पढ़ेंगे कौन सा आधार लेकर के। जब आपके पास कोई आधार ही नहीं है तो पता लगा आज आपने कोई चैप्टर पढ़ा, कल कोई पढ़ा और उसमें से क्या क्या पढ़ना है ये भी पता नहीं है। तो बच्चों, सबसे ज़्यादा और आपका इम्पोर्टेंट जो चीज़ बनता है, टॉपिक बनता है, वो होता है आपका सबसे ज़्यादा मुख्य होता है आपका सिलेबस। जब आपके पास सिलेबस है तो आपके पास सब कुछ है। जब सिलेबस ही नहीं है तो आप तैयारी किस बेस पर करेंगी। तो बच्चों, इसी आधार पर मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। भाइयों, हमारे चैनल को आगे बढ़वाएं। इससे निवेदन है आप लोगों से, हमारा चैनल जितना हो सके आगे से आगे बढ़ाइए। और आपके पास जो वीडियो पहुंचता है, आप भाई जितने भी सब लोग वीडियो हमारा देखते हैं तो हमारे वीडियो को शेयर जरूर कर दें एक बार कम से कम, क्योंकि चैनल अभी नया है, छोटा है। और मैं आप लोगों के लिए पूर्ण रूप से बहुत अच्छी तरीके से प्रत्येक टॉपिक को समझाऊंगा। और इसमें से यूपीपीसीएल के पेपर में 150 क्वेश्चन में से कम 130 से 135 हमेशा से हमारा क्लास चलता हुआ आया है। हमेशा से लगभग 130, 135, 140 क्वेश्चन हमेशा फंसते हैं। तो मैं यूट्यूब पर अभी आया हूँ हाल ही में, तो यूट्यूब पर नहीं पढ़ा रहा था। इसके पहले हमारा ऑफलाइन क्लास चल रहा था, ऑफलाइन अब भी चलता है। तो ऑनलाइन क्लास में मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन कि हमारे यहाँ से हमेशा ही कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में सिलेक्ट होते हैं। तो बच्चों, आप लोग इस हमारे सिलेबस को देख करके ये आप समझ सकते हैं कि हम क्या क्या आपको बता सकते हैं। और जो ये सिलेबस मैंने बताया है, इसी सिलेबस के बेस पर मैं आपको फुल डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा हर चीज़, ठीक है, विद चित्रात्मक। तो बच्चों, यहाँ पर देखते हैं कि पावर सिस्टम में आपकी यूपीपीसीएल जो TG2 का पेपर होता है, ठीक है ना, यूपीपीसीएल TG2 या फिर जेई, इनकी जो परीक्षाएं होती हैं इनमें से जो टेक पोर्शन पूछा जाता है, ठीक है ना, जो टेक्निकल का पोर्शन आता है, ठीक है, तो टेक्निकल में क्या क्या पूछा जाता है, किसकी अधिकता होती है क्वेश्चंस की, उसको हम सबसे पहले विचार करेंगे। तो विद्युत उत्पादन, पावर सिस्टम में सबसे पहला टॉपिक होता है विद्युत उत्पादन। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले जल शक्ति संयंत्र पढ़ना है। इसमें आप टरबाइन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, जैसे आपकी कपलान, फ्रांसिस और पेल्टन व्हील टरबाइन और वाल्व टरबाइन वगैरह बहुत सारी टरबाइनें होती हैं। इनके बारे में पेन स्टॉक, सर्ज टैंक, बांध, डैम वगैरह ये सब इनके बारे में पढ़ेंगे जल शक्ति संयंत्र में। इसके बाद आप पढ़ेंगे तापीय शक्ति संयंत्र, जो थर्मल पावर एनर्जी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो थर्मल पावर सिस्टम में जो है कोयले के द्वारा विद्युत का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। थर्मल पावर एक ऐसा स्टेशन होता है जिसको एनटीपीसी के नाम से भी आप लोग जानते हैं। थर्मल पावर एक ऐसा स्टेशन होता है जिसमें तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का उपयोग किया जा सकता है, ठोस, द्रव या गैस, ठीक है। गैस आधारित एनटीपीसी जो है थर्मल पावर प्लांट और ये डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है। तो बच्चों, यूपी में केवल इकलौता है और बहुत सारे कई जगह पर बनाए गए हैं।
तो इस पर जो है ना हम गैस का, ठोस का और द्रव डीजल शक्ति संयंत्र, ये तापी शक्ति संयंत्र के अंतर्गत भी आ जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद होता है गैस शक्ति संयंत्र, इसके बारे में भी आपको डिटेल पूर्वक पढ़ाया जाएगा। इसके बाद ज्वारीय शक्ति संयंत्र, जो ज्वार भाटा आता है उसके द्वारा जो है ना हम विद्युत का उत्पादन कैसे कर लेते हैं, इसके बारे में डिटेल आपको पूरा पढ़ना है। और इसके बाद ठीक है डीजल शक्ति संयंत्र, तो डीजल इंजन के द्वारा जो आईसी इंजन होते हैं, आईसी इंजन में दो प्रकार के होते हैं, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन, ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ना है। ये सभी के सभी जो शक्ति संयंत्र यहाँ पर लिखे हैं ये बेस लोड प्लांट होते हैं, तो बेस लोड प्लांट के बारे में आपको बढ़िया से यहाँ पढ़ना है, ठीक है ना। बेस लोड प्लांट के बारे में पढ़ना है, बेस लोड प्लांट, ठीक है ना। और इसके बाद आपको पढ़ना है पीक लोड प्लांट, ठीक है, पीक लोड प्लांट। बेस लोड प्लांट और पीक लोड प्लांट के बारे में पढ़ना है। ये क्या होते हैं? बेस लोड प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो जगह ज्यादा घेरते हैं, इनकी स्थापन लागत अधिक होती है, जगह ज्यादा घेरते हैं, इनकी स्थापन लागत अधिक होती है और इनके निर्माण में ज्यादा समय लगता है, परंतु इनकी परिचालन लागत कम होती है। बेस लोड प्लांट होते हैं, ठीक है ना, और लंबे समय तक ये विद्युत का उत्पादन करते हैं। पीक लोड प्लांट ये सस्ते, स्थापन लागत इनकी कम होती है, कम स्थान घेरते हैं, परंतु इनको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है और इनका जो प्रचालन लागत होता है पीक लोड प्लांट का, इनका प्रचालन लागत अधिक होता है। तो इनके विषय में आप बहुत डिटेल पूर्वक पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों हमको पढ़ना है डीसी विद्युत उत्पादन। इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा। इसमें सोलर शक्ति आता है एवं अन्य साधनों के द्वारा विद्युत का उत्पादन। सोलर शक्ति में आप एक टॉपिक पढ़ेंगे एमपीपीटी। इस बार यूपीपीसीएल के पेपर में पूछा गया है। मैं इसके बारे में बहुत विस्तार पूर्वक बताऊंगा। एमपीपीटी के ऐसा उपकरण या इंस्ट्रूमेंट होता है जो सोलर पैनल के साथ में संयोजित किया जाता है। सोलर पैनल के साथ में जब एमपीपीटी को संयोजित कर दिया जाएगा तो सोलर पैनल एक समान विद्युत सप्लाई का, ठीक है, जनरेशन करता है। तो एमपीपीटी के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। और विद्युत का उत्पादन अन्य साधनों के द्वारा, जैसे हम डीसी जनरेटर के द्वारा हम विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। 650 वोल्टेज उत्पादित करता है, इससे अधिक नहीं कर पाता है, ठीक है बच्चों। और इसके बाद इसके संचरण के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे विद्युत अक्षय ऊर्जा के स्रोत। अक्षय ऊर्जा के स्रोत के बारे में आप बायो ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। बायो ईंधन जैसे मान करके चलिए कि बायो डीजल होता है, और या फिर ये कूड़ा कचरा के द्वारा जो विद्युत का उत्पादन ये किया जाता है, ठीक है ना। सूर्य ऊर्जा, इसके बारे में सोलर एनर्जी के बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। पवन ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, ज्वारीय ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। बायोमास, ठीक है ना, बायोमास के बारे में रतन ज्योत, इसका दूसरा नाम जेट्रोफा भी होता है, बायोडीजल का पौधा होता है। बायोडीजल का निर्माण कैसे होता है? एथेनॉल, इसमें आप गन्ना, ठीक है ना, और मक्का के द्वारा कैसे एथेनॉल का निर्माण किया जाता है। एथेनॉल का उपयोग जो है ना पेट्रोल के स्थान पर किस प्रकार से किया जा रहा है। एथेनॉल का बच्चों सबसे बड़ा प्लांट जो है हमारे बिहार में इसका लगाया जा रहा है, और वहां पर पूरे भारत का सबसे अधिक एथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। एथेनॉल को मिश्रित किया जाता है पेट्रोल के साथ में, जिससे भारत की इकोनॉमी बढ़ती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अक्षय ऊर्जा के स्रोत, इसके अतिरिक्त बहुत सारे जो अक्षय ऊर्जा के स्रोत है उनके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ेंगे विद्युत संचरण एवं वितरण। विद्युत संचरण एवं वितरण में बहुत सारे टॉपिक हैं जिनके बारे में आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो बच्चों विद्युत संचरण एवं वितरण में आप पढ़ेंगे प्राथमिक संचरण, इसके बाद द्वितीयक संचरण पढ़ेंगे, प्राथमिक वितरण और द्वितीयक वितरण, इनके बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये एसी के अंतर्गत सभी होते हैं। इसके बाद आप पढ़ेंगे डीसी लिंक के बारे में पढ़ेंगे। डीसी लिंक बच्चों 3 प्रकार का होता है, मोनोपोलर, बाइपोलर और होमोपोलर, ठीक है ना। मोनोपोलर में एक वायर का उपयोग किया जाता है, बाइपोलर में 2 वायर का उपयोग किया जाता है। इसमें एक वायर होता है और नेगेटिव होता है। इसमें 2 वायर होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वायर होता है डीसी का। और होमोपोलर में दोनों के दोनों 2 वायर इसमें भी होते हैं, इसमें दोनों के दोनों नेगेटिव वायर होते हैं। तो बच्चों इनके बारे में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। इस बार इससे 3 क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएल के पेपर में, ठीक है। इसके बाद आपका इसमें फीडर और डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विसमैन, ठीक है ना, सर्विसमैन के बारे में, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों फीडर सबसे बड़ा एरिया होता है, ठीक है ना, सबसे बड़ा फीडर होता है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वितरक जिसको कहते हैं। इसके बाद होता है सर्विसमैन। सर्विसमैन एक प्रकार की केबल होती है जो उपभोक्ता के, जो हम लोग उपभोक्ता लोग हैं उनके मीटर जो घर पे लगे होते हैं, ठीक है ना, मीटर से और घर के पास में जो खंभा गड़ा हुआ है उनके बीच में जो केबल खींच करके हम लोग लाते हैं, मीटर तक लगाते हैं, उसको हम सर्विसमैन कहते हैं। और इनमें विभिन्न प्रकार की शक्तियों का विवरण पढ़ेंगे। 3 प्रकार की जनरली शक्तियां होती हैं, ठीक है ना। प्रतिकारी सबसे पहले होती है आभासी शक्ति, वास्तविक शक्ति और प्रतिकारी शक्ति, ठीक है ना, मतलब रियल पावर, इसके रियल पावर, एक्चुअल पावर और अपरेंट पावर, इनके बारे में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। रियल पावर, अपरेंट पावर, और एक होती है आपकी रियल पावर, अपरेंट पावर, एक्चुअल पावर, इनके बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके मतलब वास्तविक शक्ति, आभासी शक्ति और प्रतिकारी शक्ति, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आप स्विच गियर प्रोटेक्शन पढ़ेंगे।
इसमें आपको मिलेगा स्विच के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, फ्यूज के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, परिपथ वियोजक मिलेगा, सर्किट ब्रेकर, ठीक है ना, एयर सर्किट ब्रेकर होता है, गैस सर्किट ब्रेकर होता है, इसके बाद ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है, ठीक है ना, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। रिले के बारे में पढ़ेंगे, मोह रिले वगैरह होते हैं, ठीक है ना, मोह रिले होते हैं, मोह रिले है, एडमिटेंस रिले हैं, ठीक है ना, रिले के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आप बस बार के बारे में पढ़ेंगे। बस बार मुख्यतः दो प्रकार की होती है, ठीक है ना, यार्ड की बस बार होती है और आपकी एक बस बार जो है ना पैनल में लगती है अंदर, वो कॉपर की बस बार होती है। इसके बाद आइसोलेटर के बारे में पढ़ेंगे। आइसोलेटर जो है ना बिना धारा, जब धारा किसी परिपथ को धारा प्रदान नहीं की जा रही उस अवस्था में इसको क्लोज और ओपन किया जाता है। इसके बाद फीडर के बारे में आप इसमें डिटेल पूर्वक पढ़ेंगे। इसके बाद आप सब स्टेशन के बारे में छाया चित्र, इसका चित्रण और विवरण, पूर्ण रूप से इसकी संरचना और इसका विवरण स्विच गियर प्रोटेक्शन में पढ़ेंगे। ये सभी चीजें स्विच गियर प्रोटेक्शन के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद बच्चों एक अर्थिंग वाला आप चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें आपको मिलेगा प्लेट अर्थिंग मिलेगा। इसमें प्लेट अर्थिंग में दो प्रकार की अर्थिंग मिलेंगी। एक मिलेगी आपको कौन सी, कॉपर प्लेट अर्थिंग, और एक मिलेगी आपको जीआई अर्थिंग, ठीक है ना। जीआई प्लेट अर्थिंग और कॉपर प्लेट अर्थिंग, इनका लंबाई चौड़ाई दोनों का जैसे समान होता है, 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर, और कॉपर का जो मोटाई होती है ये 3.15 mm होती है, और जीआई की मोटाई जो है ये 6.3 mm होती है। तो कॉपर से जीआई की प्लेट दुगनी मोटी लगाई जाती है। तो प्लेट अर्थिंग के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। इसके बाद पाइप अर्थिंग के बारे में पढ़ेंगे। 19/38 का पाइप इसमें उपयोग में जनरली लाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद फायर अर्थिंग पढ़ेंगे। फायर अर्थिंग को रॉड अर्थिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इसके बाद स्ट्रिप अर्थिंग के बारे में पढ़ेंगे। पत्ती वाली अर्थिंग, रेलवे स्टेशन पर जो खंबे और पटरी को आपस में जोड़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके बाद सब स्टेशन में एक अर्थिंग होती है, मैट अर्थिंग। बच्चों इसके बारे में आपको बुक में इसका विवरण नहीं दिया गया है, लेकिन ये परीक्षा में इस बार पूछा गया था, ठीक है। तो मैट अर्थिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। मैं आपको मैट अर्थिंग के बारे में चित्र सहित पूरा बताऊंगा डिटेल। इसके बाद घरेलू अर्थिंग और स्क्रीन अर्थिंग, ये स्क्रीन अर्थिंग के बारे में भी बुक में नहीं दिया गया, ये भी पेपर में पूछ लिया गया है। तो ऐसी ऐसी चीजें जब परीक्षा में पूछेंगी जिनके बारे में बुक में नहीं दिया गया, तो बच्चों आप कहां से पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा जहां तक मानना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना मैट अर्थिंग और स्क्रीन अर्थिंग के बारे में यूट्यूब पर बहुत कम ही लोग बताएं, हो सकता है कि ना ही बताएं, लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसके बाद आपकी जो वायरिंग है, आप वायरिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो वायरिंग में कौन कौन सी वायरिंग आती है, घरेलू वायरिंग आती है और औद्योगिक वायरिंग आती है, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल वायरिंग और घरेलू वायरिंग, इनके बारे में दोनों के बारे में आप पढ़ेंगे। सिंगल फेज की वायरिंग, 3 फेज की वायरिंग मतलब पावर की वायरिंग, इसके बारे में पढ़ेंगे। इनकी एसेसरीज के बारे में पढ़ेंगे और इनसे संबंधित आईई रूल। तो बच्चों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इस रूल से कम 5 प्रश्न, 4 से 5 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। वायरिंग से लेकर के लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, और वायरिंग से ये दोनों मिलाकर के लगभग 6 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चलते हैं करते हैं इनके ऊपर प्रश्नों की बात। तो किससे कितने लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं। विद्युत उत्पादन से लगभग 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। डीसी उत्पादन से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन डीसी उत्पादन से पूछ लिए जाते हैं। अक्षय ऊर्जा के स्रोत लगभग जो है कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। संचरण एवं वितरण, इसमें से भी लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका स्विच गियर प्रोटेक्शन, इसमें भी लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते हैं। अर्थिंग से रिलेटेड लगभग 3 या 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और लगभग 6-7 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो बच्चों पावर सिस्टम मैंने बताया था, बेसिक इलेक्ट्रिकल जो है सबसे अधिक, और मशीन वहां से क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं। और जो मैंने यहाँ पर जो टॉपिक लिख रखे हैं इनमें से भी लगभग 70-80 के आसपास क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो बच्चों इतना सारा जब यहाँ से पूछा जा रहा है तो इनको सबको डिटेल और विस्तार पूर्वक आपको पढ़ना है, और मैं इनके सबके बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। तो बच्चों हमारे चैनल को जब आप आगे बढ़ाएंगे, हमारे कैंडिडेट को बढ़वाएंगे, सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करवाएंगे, तो आपको इनके बारे में डिटेल मिलेगा। अगर नहीं आप करवाएंगे तब भी हम आपको, जितने भी हमारे परिवार में जुड़े हुए हैं, जो भी लोग जुड़े हुए हैं, उनको सबको हम यहाँ पर डिटेल पूर्वक पढ़ाऊंगा। और पहले ही प्रयास में दृढ़ है कि प्रथम प्रयास में ही आपको सफलता दिलाई जाए। तो बच्चों अभी आप पार्ट 4 हमारा बाकी है, तो इसके बारे में पार्ट 4 के बारे में अब आपको बता। तो बच्चों पार्ट 4 में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का विवरण आता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस यहाँ दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी कॉपी में इसको ज़रूर नोट कर लेना, ठीक है। इस आधार पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, जैसे मान लीजिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे प्रश्न हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना होता है जनरली देखते हैं। इसमें अर्धचालकों के बारे में पढ़ना है कि अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से अर्धचालक शुद्ध होते हैं, कौन कौन से मिश्रित अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक धातुएं कौन सी हैं, अर्ध धातुएं कौन सी हैं,
और अर्धचालक की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, शुद्ध धातुओं की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। तो मतलब यहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉन्स का विवरण भी पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन्स विवरण, ठीक है ना। मैंने हालांकि आपको जो बेसिक इलेक्ट्रिकल का चैप्टर नंबर 1 था उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताने की कोशिश की है। इसके बाद अशुद्ध अर्धचालक ये कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना, अशुद्ध अर्धचालक कौन कौन से होते हैं। इसके बाद पी प्रारूपीय अर्धचालक कौन से होते हैं, एन प्रारूपीय अर्धचालक कौन से होते हैं, ठीक है ना। अभी इसमें आपका एक चीज़ और बचा हुआ है, ट्रांजिस्टर इसमें बचे हुए, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर इसमें बचे हुए हैं। ट्रांजिस्टर के बाद जो आपका SCR वगैरह होता है ना, SCR होता है, ठीक है ना। और मतलब थायरिस्टर परिवार होता है, थायरिस्टर परिवार होता है। तो इनके सब के बारे में भी आपको बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है। तो बच्चों इनके सब के बारे में आपको ठीक से डिटेल पूरा पढ़ना है। और इसके बाद नेक्स्ट में आपका रहता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये जो बेसिक इलेक्ट्रिकल का जो पार्ट्स रहता है इसमें से बच्चों लगभग जो है 5 से 7 क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारी डिवाइस जो है वो परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो यहाँ से सबसे पहले आपको बाइनरी सिस्टम पढ़ना है। बाइनरी सिस्टम में आपको बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, ये सब चीज़ पढ़ना है, ठीक है ना। इसके बाद डेसिमल सिस्टम पढ़ना है, जो दैनिक जीवन में उपयोग में हम लोग गणना के लिए जो उपयोग में जो प्रणाली लाते हैं वो डेसिमल प्रणाली होती है। इसके बाद हमको ऑक्टल प्रणाली पढ़ना है। ऑक्टल प्रणाली में जो इसका रेडिक्स होता है 8 होता है, बाइनरी में 2 होता है रेडिक्स, इसमें बाइनरी में 2 रेडिक्स होता है, डेसिमल में 10 रेडिक्स होता है और इसमें ऑक्टल प्रणाली में 8 रेडिक्स पॉइंट होता है। इसके बाद हेक्साडेसिमल में 16 रेडिक्स होता है, ये चीज़ पूछी गई थी पेपर में, ठीक है ना। तो हेक्सा प्रणाली के बारे में पढ़ना है। इसके बाद इसी में आपको BCD पढ़ना है। 2019 के पेपर में BCD के बारे में पूछा गया था, ठीक है ना। बेस शब्द का, इस शब्द का BCD कोड पूछा गया था, BASE, ठीक है ना। बेस शब्द का BCD कोड पूछा गया था जो सबसे पहली बार आया था और बच्चों को पता नहीं था। मैं आपको एकदम फुल डिटेल के साथ इसको बताऊंगा। EBCDIC इसका फुल फॉर्म आपके कंप्यूटर में पूछा गया था, ठीक है। ग्रे कोड, हैमिंग कोड, ठीक है ना। फर्स्ट एंड सेकेंड कंप्लीमेंट, 7th एंड 8th कंप्लीमेंट, 9th और 10th कंप्लीमेंट, 15th और 16th कंप्लीमेंट, ये सभी कंप्लीमेंट मतलब अनुपूरक होते हैं। इनके बारे में भी आपको पूर्ण रूप से डिटेल बताऊंगा। इसके बाद प्राथमिक एवं सार्वत्रिक गेट, तो गेट के बारे में यहाँ आपको एकदम फुल डिटेल मिल जाएगा, ठीक है ना। और इनके फॉर्मूले और इनके ऊपर जो भी डिटेल है वो मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपका आता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें से लगभग जो है 10 नंबर का आ जाता है। वैसे कभी कभी कम आता है तो कभी इतना तक पहुँच जाता है, ठीक है ना। कभी कभी 4 या 5 नंबर का आता है, तो ये कम आता है। लेकिन इसको जो है ना कंप्यूटर से रिलेटेड ये वाला चैप्टर है तुम्हारा, ठीक है ना। इस चैप्टर में कंप्यूटर भी तैयार हो जाता है, तो इसलिए इसको हल्के में लें, क्योंकि इसमें से कंप्यूटर के भी लगभग 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो लगभग 15 क्वेश्चन का ये भी आ जाता है। इसके बाद जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, डिस्प्ले युक्तियों के बारे में पढ़ना है, एनकोडर डिकोडर पढ़ना है, मल्टीप्लेक्सर पढ़ना है, फ्लिप फ्लॉप के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। फ्लिप फ्लॉप के बारे में एक प्रश्न UPPCL में पूछा गया था कि फ्लिप फ्लॉप में D से क्या तात्पर्य है, ठीक है ना। तो पूछा गया था फ्लिप फ्लॉप में D से क्या तात्पर्य है। तो बच्चों D को हम डिले कहते हैं, डिले फ्लिप फ्लॉप होता है, ठीक है। इसके बाद AC/DC कन्वर्टर के बारे में आपको एकदम विस्तार पूर्वक पढ़ना है। ऑपरेशन एम्पलीफायर का क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारा, ठीक है ना। इसके बाद IC के बारे में क्वेश्चन को पूछा जाता है। IC रेगुलेटर होता है, 3 टांग रेगुलेटर होता है। इसके बाद IC का पूरा डिटेल, IC की पैकेजिंग के बारे में क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी IC की पैकेजिंग नहीं है, ठीक है ना। इसमें मेटल होता है, धातु होता है, PVC होता है ना, ये प्लास्टिक पैकेजिंग होता है। इसके बाद एक दूसरा कोई दिया था, वही आंसर था, यहाँ से एक क्वेश्चन आया था परीक्षा में, ठीक है ना। इस वाले चैप्टर से 2-3 जगह फ्लिप फ्लॉप का एक क्वेश्चन आया था, IC का एक क्वेश्चन आया था, एनकोडर डिकोडर इनमें से कोई एक क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रांसड्यूसर का एक क्वेश्चन पूछा गया था, रेगुलेटर का एक क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। रेगुलेटर के बारे में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया गया था, ठीक है। तो बच्चों इसको बहुत अच्छी तरीके से अपना डिटेल पूर्वक इसको पढ़ना है। इसके बाद शेष विवरण, इसमें आपको बहुत सारे जो आपने नोट्स बना रखे हैं उन नोट्स को रिपीट करना है और स्पेस के बारे में भी आपको इसमें से पढ़ना है। इसके बाद विशेष विवरण में एक चैप्टर और आपका जो नया जोड़ा गया है, हो सकता है कि इसमें से इस बार क्वेश्चन पूछे जाए। पिछली बार जो है ना 1-2 क्वेश्चन यहाँ से उठाए गए थे, जिसका नाम है स्कैडा, ठीक है ना, जिसका नाम है स्कैडा। तो स्कैडा सुपरवाइजरी कंट्रोल, ठीक है ना, सुपरवाइजरी कंट्रोल जो होता है इससे रिलेटेड स्कैडा और PLC,
ठीक है ना। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन इस बार परीक्षा में पूछे जाएंगे, क्योंकि पिछली बार में जो पेपर हुआ था उसमें से 2 या 3 प्रश्न इसमें से पूछे गए थे। तो बच्चों इस डिटेल को अपने पास सुरक्षित रखना और इसी आधार पर आप पढ़ाई करिए, फिर आपको ये पता चलेगा कि आपने क्या छोड़ा और क्या पढ़ लिया। तो बच्चों ये हमारा पूरा इलेक्ट्रिकल जो यूपीपीसीएल TG2 इलेक्ट्रिकल का जो पोर्शन होता है, जो हम जो TG2 की जो तैयारी कर रहे हैं हम जो भी बच्चों लोग, तो इसमें जो TG2 में जो इलेक्ट्रीशियन का जो पोर्शन होता है, इलेक्ट्रीशियन में आपको ये पूरा का पूरा विवरण पढ़ना है। इस विवरण में आपको बहुत सारी चीज़ हो सकती है कि इसमें ना अभी डाल पाई हूँ, जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करूँगा और चाहूँगा कि आपका कोई भी टॉपिक छूट ना पाए। तो सबसे मस्ट किसी भी परीक्षा को निकालने के लिए सबसे मस्ट होता है उसका सिलेबस। जब आपके पास सिलेबस ही नहीं रहेगा और आपको यही पता नहीं रहेगा कि हमको पढ़ना क्या है और क्या छोड़ देना है। मैंने देखा है कि यूट्यूबर जितने भी यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, ये बच्चों चैप्टर तो स्टार्ट कर देते हैं परंतु सिलेबस का पता ही नहीं होता है। ये बता देते हैं कि बस ये चैप्टर पढ़ लो बस काम हो जाएगा। तो भैया चैप्टर अकेले पढ़ने से काम नहीं होगा, उसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है, किसके बारे में ज़्यादा जानकारी है, कौन सा टॉपिक किस चैप्टर में दिया है, किस चैप्टर में नहीं दिया। हम ये तो बता दिया ये चैप्टर पढ़ लो, आप कोई भी बुक उठा करके ये चैप्टर पढ़ लेंगे। जब चैप्टर तो पढ़ लिए, मान लो आपने 10, 12, 15 चैप्टर जो भी दिए गए 20 चैप्टर, वो चैप्टर तो पढ़ लिए, परंतु पता लगा उसमें बहुत सारा डिटेल है ही नहीं। तब आप क्या करेंगे जब क्वेश्चन वहां से आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन इसके फ्लिप फ्लॉप वगैरह के ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ITI में इनका बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दिया गया है। IC रेगुलेटर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना। IC रेगुलेटर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, ट्रांसड्यूसर के बारे में, PLC स्केडा, इसके बारे में डिटेल ही नहीं होता है ITI में, तो आप इसको तैयार कैसे करेंगे। तो बच्चों ये सभी चीज़ें जो है ना आपको विस्तार पूर्वक पढ़ना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को हमारा ये जो सिलेबस मैंने जो 2 वीडियो बना रखा है, पिछला वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, एंड स्क्रीन पर आप देखेंगे जा करके तो वहाँ भी हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आई बटन पर भी, ऊपर की तरफ आई बटन होती है, आई बटन पर भी आपको ये वीडियो, पिछला वाला वीडियो हमारा मिल जाएगा। तो बच्चों हमारा कैसा लगा ये यूपीपीसीएल TG2 का टेक्निकल का सिलेबस, इसी के आधार पर मैं आपको कंप्यूटर का और नॉन टेक का भी सिलेबस दूंगा और उसमें से नॉन टेक में जीके, रीजनिंग, इंग्लिश और जो भी डिटेल रहता है उनका सबका मैं सिलेबस आपको दूंगा। उससे आपको ये पता चलेगा हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपके टेबल पर आपका सिलेबस जरूर होना चाहिए। जब तक आपके पास सिलेबस नहीं होगा परीक्षा निकालनी आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। और एक बात, एक मैंने और इसके पहले एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने ये बताया है कि टाइम मैनेजमेंट, प्रत्येक क्वेश्चन को कितने समय में करना है, कितने समय में नहीं करना है। थैंक यू बच्चों। हमारा वीडियो कैसा लगा है, यदि वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे नम्र निवेदन है कि हमारे वीडियो को आगे बढ़ाएं और कम से कम आप 2-2 लोगों को या अपने जो भी आपके पास संपर्क में जो भी ग्रुप है उनको ग्रुप में शेयर करें, हमारे वीडियो को आगे बढ़ाएं। मैं आपको विस्तार पूर्वक हर पॉइंट, हर टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।